हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और यहां पर बात करने वाला हूं, केमिकल प्रॉपर्टी बताने वाला हूं अल्कोहल की। यस, केमिकल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आपको वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। यह है वीडियो नंबर 3, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज पर। दूसरी प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे हम आपके साथ में वो CO बॉन्ड क्लीवेज, और तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी जहां पर आपको CO बॉन्ड क्लीवेज और एल्काइल ग्रुप पूरा का पूरा इन्वॉल्व रखेंगे। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की, राइट। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज। यहां पे जो OH बॉन्ड होता है इसके क्लीवेज की बात करूंगा मैं। OH बॉन्ड क्लीवेज के बेसिस पर हम आपको 3 प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी में आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं और साथ में रिएक्टिविटी बताने वाले हैं। देखिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी पहले आप समझ लो। एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज। तो यहां पर हम लोग एल्कोहल की रिएक्टिविटी पे बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल होता है। देन इसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल, देन इसके बाद में 3 डिग्री एल्कोहल। ये जो एल्कोहल की रिएक्टिविटी है ऑन द बेसिस ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? RCH2OH, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, राइट। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करता हूं 2 डिग्री एल्कोहल की, CH और OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और देन लास्ट में मैं लिखता हूं 3 डिग्री एल्कोहल, R3COH, राइट। इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए यहां पर आप लोग एल्कोहल की डिग्री के अकॉर्डिंग आपने रिएक्टिविटी बताई है। तो देखिए इसमें हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ईजियर विल बी द बॉन्ड ब्रोकन। जितनी आसानी से, जितनी ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ईजियर विल बी द बॉन्ड ब्रोकन, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप होता है। तो एक एल्काइल ग्रुप होने पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी। यानी अगर यहां बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की पोलैरिटी की कंपैरिजन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो जिस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है वो आसानी से टूट जाएगा। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है यहां पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी यहां पर CO बॉन्ड का क्लीवेज आसानी से टूटता जाएगा। मतलब यहां बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। और अगर एक बॉन्ड की पोलैरिटी, CO बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी लगातार कम होती जाएगी। ध्यान देना, CO बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी एल्काइल ग्रुप के कारण, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी घटती जाएगी। और OH बॉन्ड की पोलैरिटी घटती जाएगी मतलब बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए ये बॉन्ड इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, राइट। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको जो बात करने वाला हूं वो है हमारा टॉपिक एसिडिक कैरेक्टर। क्या एल्कोहल एसिडिक होते हैं? एसिडिक कैरेक्टर पे बात करते हैं हम कि एल्कोहल्स भाई हमारे एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक पे बात करते हैं, यस, कि वो सारे सब्सटेंस एसिडिक होते हैं जो रिएक्शन में आपको H+ आयन हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करने वाले सारे सब्सटेंस एसिडिक होते हैं। तो देखिए जब हम किसी भी एल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं, सोडियम मेटल एक एक्टिव मेटल होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे जब भी आप रिएक्ट कराएंगे तो ये यहाँ से OH बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ पर बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब सोडियम इथोक्साइड बनेगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, राइट। क्या मिलेगा कि जब हम एल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे आपको सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, राइट। तो ये आपका हो गया
1 डिग्री अल्कोहल को जब आप और सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है, और जनरल नेम उसका होता है बेटा एल्कोक्साइड बोलते हैं जनरली। विलियमसन सिंथेसिस में इसे एल्कोक्साइड के नाम से मैं बोलता हूं। चलिए एसिडिक कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो एल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करने वाला हूं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको हर टॉपिक में मिलने वाला है, बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि व्हेनेवर अल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आपको मालूम है अल्कोहल में कौन सी प्रॉपर्टी चलती है, तो देखिए कभी भी हम अल्कोहल में अगर रिएक्ट करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो CH3 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो यहां पर हमें ड्राई ईथर लेके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एल्केन बनाने वाला है। देखिए अल्कोहल के पास प्रॉपर्टी होती है OH बॉन्ड क्लीवेज की, यहां से एल्काइल ग्रुप निकल जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करो बेटा, ये पूरा का पूरा कंबाइन करो, क्या मिलेगा CH4 मिल जाएगा, प्लस ये एल्कोक्साइड ग्रुप MgOC2H5 और Br, राइट। तो ये क्या बना, मीथेन बना, मतलब एल्केन बना। अब इसके बाद में बच्चों ध्यान देना, अगला मैं एग्जांपल लेके चलता हूं CH3OH। इसको यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए, एल्काइल ग्रुप यहां से मिल जाएगा, H आपको यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2, ये पूरा कंबाइन करा दो इनको, ये पूरा बेटा कंबाइन कर जाएगा इसको इस तरह से, तो ये बनाएगा CH3 और CH3। देन ये दो CH3 और O को हम यहां पे रखेंगे और Mg और Br इधर लगा देंगे, Mg और Br। देखिए अब जरा दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखिए, अल्कोहल्स हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट H+ ओनली, अल्कोहल ने केवल H+ डोनेट किया। यहां पे जो आपको ग्रिग्नार्ड रीजन दिख रहा है, इन ग्रिग्नार्ड रीजन में आपको दिखाई दे रहा है कि एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां से H को और एल्काइल ग्रुप को कंबाइन करेंगे तो यहां पे एल्केन मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ग्रिग्नार्ड रीजन। एक बार फिर समझा दे रहा हूं, जितने कार्बन का यहाँ एल्केन मिलता है ना, एल्केन के नंबर ग्रिग्नार्ड रीजन में इस्तेमाल होने वाले कार्बन के नंबर पे डिपेंड करते हैं। जितने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन में मैं कार्बन के नंबर लेके चलूंगा उतने ही कार्बन का यहाँ पर मुझे एल्केन मिलेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, एल्कोहल्स हैविंग प्रॉपर्टी टू डोनेट ओनली H+ आयन, यहाँ से केवल आपको H+ मिलता है, कार्बन के नंबर डिपेंड करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन पर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, जो भी, इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपकी, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ध्यान देना, यहां पर मैं एस्टरिफिकेशन पे बात करने वाला हूं। यानी कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ईस्टर बनते हैं। तो स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स रिएक्ट विद each other in presence of acid in presence of concentrate H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपको मिलता है यहाँ पर ईस्टर मिलता है। ध्यान देना, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं कि when कार्बोक्सिलिक एसिड is react with alcohols, साथ में कंसंट्रेट H2SO4 रखो, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पे हो जाएगा। ध्यान देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट विल गिव्स, देखो अल्कोहल के पास टेंडेंसी होती है बच्चों OH बॉन्ड क्लीवेज की, और हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या करता है, OH बॉन्ड को अलग कर देगा, मतलब यहां पर CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। ध्यान देना, यहां पर CO बॉन्ड क्लीवेज और यहां पर OH बॉन्ड क्लीवेज।
जब तक आपको क्लीवेज ध्यान रहेगा तब तक कोई रिएक्शन गलत नहीं हो सकता है। तो देखो क्या बनेगा, RCO O और R डैश प्लस वाटर, यानी कि ये क्या बना, ईस्टर बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, राइट। अब जरा एक एग्जांपल और समझें। यहां पर हम लेके चलते हैं सपोज इथेनोइक एसिड और यहां पर हम लेके चलते हैं इथेनॉल। तो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट में बदलाव कर लेता हूं, राइट। और यहां पे हमने लेके चले कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो आप अपनी बात ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा CO बॉन्ड क्लीवेज करेगा, मतलब OH निकाल देगा। एल्कोहल हमेशा क्या करेगा, OH बॉन्ड क्लीवेज। तो इनका जो OH और H है इनको आप कंबाइन करें कुछ इस तरह से, ऐसे। तो देखिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या मिलेगा, एक बात ध्यान रखना, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बॉन्ड जुड़ता है। तो CH3 CO और O, देखो यहां से बॉन्ड टूटा, अब बॉन्ड यहां से टूटा, तो जहां से बॉन्ड टूटा देखिए यहां से टूटा था बॉन्ड CO से, तो ये O से जुड़ा ना, और ये भी बॉन्ड यहां से टूटा था, तो CH2 और CH3 प्लस वाटर। ऑलवेज कीप इन माइंड, कोई बॉन्ड जहां से टूटेगा बॉन्ड हमेशा वहीं से जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको रिएक्टिविटी बता देता हूं, यहाँ पर आप रिएक्टिविटी और समझ लो। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, यहां पर एल्कोहल की क्या रिएक्टिविटी होती है रिगार्डिंग एस्टरिफिकेशन, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए मीथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसमें आसानी से एक्सप्रेस मिल जाएगा। उसके बाद इथेनॉल आ जाएगा बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अरेंज करने को एग्जाम में पूछा जाता है। देन हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप आप और बढ़ा दो, और देन हमारे पास में जो लास्ट में आता है वो रहता है हमारे पास CH3 और CH3, कुछ इस तरह से OH, राइट। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, जहां पर आपने एल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में बताया है कि मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल और फिर 3 डिग्री एल्कोहल। इस ऑर्डर में एल्कोहल की रिएक्टिविटी घटती चली जाती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, OH बॉन्ड क्लीवेज के, क्योंकि एल्कोहल यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें OH बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहा है, ठीक है। OH बॉन्ड क्लीवेज की बात करेगा, आप ध्यान देना। तो जहां तक OH बॉन्ड की बात कर रहा है वो चीज आप ध्यान रखना कि जहां तक OH बॉन्ड चलेगा उसको आप मैनेज करेंगे। ऐसे ही आपको रिएक्टिविटी ध्यान रखनी है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, अभी बताया था, ध्यान देना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, CO बॉन्ड का क्लीवेज। इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो मीथेनोइक एसिड, देन इथेनोइक एसिड, देन बेटा इस तरह से आपके कार्बन बढ़ते चले जाते हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे उतनी इनकी रिएक्टिविटी हमेशा कम होती चली जाएगी। तो आपको उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो देखिए यहां पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहां पर दो एल्काइल ग्रुप है, और यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिएक्टिविटी में आखिर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा ईस्टर को हम और भी तरह से बना सकते हैं। ईस्टर को बनाने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए या फिर उसका कोई भी डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये आप लोगों को मैं अलग लिख के एक बार फिर दिखा देता हूं। देखिए आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा हो सकता है, तो इसको मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ। देखिए एक बार फिर सीखो सारे बच्चे, यहाँ पर जो आपको सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो मिथेनोइक एसिड होगा, दूसरा इथेनोइक एसिड होगा, उसके बाद में कार्बन के ग्रुप में आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चलना, आपने एल्काइल ग्रुप बढ़ा लिया, और देन यहां पर एल्काइल ग्रुप में कार्बन के नंबर, जितने ज्यादा आप एल्काइल ग्रुप के नंबर रखेंगे उतना ज्यादा
कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। देन अब चलते हैं बेटा आगे। तो देखिए आगे चलने में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक में इसी में बात करेंगे एस्टिफिकेशन पर। एस्टिफिकेशन में बेटा और भी हम कर सकते हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो सकता है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन से हो सकते हैं, ध्यान देना कि यदि हम एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करा दें एल्कोहल के साथ में, राइट, किसको, एसिड क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करा दें एल्कोहल के साथ में यहाँ पे बेस रखते हैं। बेस क्यों रखते हैं, ताकि जो यहाँ पे एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। यहाँ पर बेस में क्या होता है, C5H5N ले सकते हैं, पायरिडीन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से आपका ये बॉन्ड टूटेगा, एल्कोहल में आपको दिखा देते हैं प्रॉपर तरीके से, यहां से क्या टूटेगा OH, तो देखो क्या बनेगा RCOO। हमेशा ध्यान रखना जहां से बॉन्ड टूट रहा है वहीं से बॉन्ड जुड़ेगा, तो O और R प्लस HCl, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है। या एसिड क्लोराइड के साथ भी आप ईस्टर बना सकते हैं। इसके अलावा एक रिएक्शन और बात करते हैं इस टॉपिक में कि कभी भी आपको अगर एस्टिफिकेशन करना है तो आप एसिड एनहाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एसिड एनहाइड्राइड आपको क्या करता है भाई, सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, आपको एल्कोहल के साथ में बेस रखना पड़ेगा यहां भी। तो देखिए यहां पे इस तरह से तोड़िए, या तो आप चाहे ऊपर से पोर्शन को तोड़िए या नीचे से, एक पोर्शन ये रहता है एक पोर्शन ये रहता है, यानी कि यहां से जो ऑक्सीजन होती है एक पार्ट के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन मिलेगा और दूसरे पार्ट के पास में 2 ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन का डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। और यहां से एल्कोहल आप लोगों को मालूम है कैसे टूटता है, देखिए एल्कोहल यहां से टूटता है बच्चों ऐसे। तो देखिए आपको यहाँ देखिएगा एक पार्ट यहाँ पे बड़ा वाला पार्ट है, ये छोटा पार्ट, इसका देखिए ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है। तो ये मेरा देसी तरीका है, आप बड़ा पार्ट और छोटे पार्ट को कंबाइन करो। देखो ये वाला छोटा पार्ट है इसका, इसके बड़े पार्ट के साथ, ये वाला इधर का बड़ा पार्ट है इधर छोटे पार्ट के साथ। जब भी आप कंबाइन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट हमेशा सही मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, देखो RCO, ये इधर छोटा पार्ट है, इधर का बड़ा पार्ट क्या है O और R'। देखिए आप ध्यान से क्या बना, ईस्टर बन गया। इसी तरह से आपको दूसरा प्रोडक्ट देखिए, ये छोटा पार्ट और इसका बड़ा वाला पार्ट, तो RCO O और H, ये आपको एसिटिक एसिड मिलता, मतलब एसिड मिल गया। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एस्टिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे, पहली प्रॉपर्टी फिनिश कर दी, अब हम बात करने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। चलिए मैं इसको रेज करके आपको दूसरी प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है, दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करेंगे OH बॉन्ड फिजन के बाद में, अगली आती है हमारे पास CO बॉन्ड फिजन की। तो देखिए इसमें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इसी तरह से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्टिविटी पर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए कहीं भी, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। मन से तरीके से आप वीडियो को देखिए ताकि मैं आपको कुछ फायदा करा सकूं, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, राइट। तो चलिए आज हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो देखिए सेकंड टॉपिक है आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ओके। यानी कि CO बॉन्ड फिजन पे बात करने वाले हैं हम लोग। कार्बन और ऑक्सीजन पर बॉन्ड टूटता है, उस बेसिस पे मैं रिएक्टिविटी की पहले बात कर लेता हूं। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या रहने वाली है बच्चों। तो देखिए पहले का जो कॉन्सेप्ट था और दूसरा जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दोनों में रिएक्टिविटी एकदम अपोजिट रहने वाली। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा, फिर
2 डिग्री एल्कोहल होगा, फिर 1 डिग्री एल्कोहल होगा, राइट। अच्छा, जैसे 3 डिग्री एल्कोहल में आपके पास में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल में आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं बच्चों, और 1 डिग्री एल्कोहल में आपके पास में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप होता है, राइट। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की। मैंने बोला था, फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं। ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, easier will be the bond broken and vice versa. I'm repeating again. Greater is the polarity of bond, easier will be the bond broken. जितना ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा यहाँ पर आप आसानी से बॉन्ड को तोड़ पाएंगे। देखिए 3 एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी प्लस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड की पोलैरिटी होगी वो सबसे ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री और इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ रिएक्शंस की, और ये सारे रिएक्शंस आपके रिपीटेड है एल्काइल हैलाइड से। तो देखिए पहला रिएक्शन आता है इसमें विद हैलोजन एसिड। यहाँ पर हैलोजन एसिड की बात करेंगे हम लोग, तो हैलोजन एसिड में हमारे पास में HCl होता है, HBr होता है और HI होता है। इस पूरे टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं, इधर ध्यान दीजिए कि जब भी हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं व्हाट हैलोजन एसिड के साथ में, ध्यान देना, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये ZnCl2 जो होता है वो एनहाइड्रस होता है बच्चों। तो देखिए एनहाइड्रस होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। एल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज होने की वजह से ये पानी बनाता है, ये मिलता है आपको R और X मिल जाएगा, प्लस वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, मतलब एल्काइल हैलाइड बन जाता है। यानी इधर मैं आपको सबके एल्काइल हैलाइड बनाना सिखाऊंगा CO बॉन्ड प्रेजेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो देखिए ये अब मैं आपको डिग्री के अकॉर्डिंग बताता हूं। जैसे 1 डिग्री अगर एल्कोहल में लेके चलूं, तो 1 डिग्री एल्कोहल को जब भी हम हैलोजन एसिड के साथ लेके चलते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये एनहाइड्रस होना चाहिए, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। तो आपको यहाँ से H और ये OH को कंबाइन करना है, क्या बनता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, राइट। हैलोजन में यहाँ पर क्लोरीन रखेंगे और साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट वाटर मिलता है, इसको आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ 2 डिग्री पे। 2 डिग्री एल्कोहल में आपको सिमिलर रिएक्शन करना पड़ेगा HCl के साथ में ZnCl2 एनहाइड्रस, हीट करिए, ठीक है। तो इसके बाद में क्या मिलेगा आपको एनहाइड्रस दिखाई नहीं दे रहा, मैं प्रॉपर लिख देता हूं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्रॉपर लिखा करो ताकि सारी चीजें दिखें। तो देखिए OH और ये H, जैसा इनपुट करोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। ये यहां से Cl लग जाएगा प्लस H2O आ जाएगा बच्चों। देन इसके बाद में हम बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो 3 डिग्री एल्कोहल इतना ज्यादा रिएक्टिव है, उसको आपको ना तो हीट करने की जरूरत है और ना ही किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत है। तो आप 3 डिग्री एल्कोहल के लिए आप बता सकते हैं कि सिंस 3 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आप केवल इसे जो रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेट HCl लेके चलो, केवल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का मतलब आप नॉर्मली जहां बैठे हुए हैं यानी 298 केल्विन, तो आपको यहां से डायरेक्टली एल्काइल, ये गलत हो गया देखो, एल्कोहल, ठीक है। तो यहां से आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा डायरेक्टली, राइट। यहां पर एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। ये हो गई इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर, इसको हीट भी नहीं करना है, यही डिस्टिंक्शन होता है इनका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। अच्छा, ये इसमें आपको बात समझनी है कुछ बातें, जैसे एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जो ZnCl2 होता है और साथ में HCl जो लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ऑलवेज कीप इन माइंड, इसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं, जिसका आप लोग 1 नंबर में MCQ में इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी हमने जो इसमें HBr की बात नहीं की है, HI की बात नहीं की है, ये दोनों हैलोजन एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं,
बट जो कंपाउंड रिएक्टिव होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है और ये हमेशा रिएक्शन के दौरान ही बनाए जाते हैं। तो दे आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहां पर मैं सिर्फ रिएक्टिविटी की ओर बात कर लेता हूं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड की जो रिएक्टिविटी होती है वो समझो जरा। देखिए हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो HI, फिर HBr और फिर HCl, राइट। तो HBr और HCl, ठीक है। अब एक्चुअली रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है? इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है बालकों, वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ हैलोजन की, हैलोजन एटम। जितना ज्यादा साइज होगा हैलोजन एटम का उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। या फिर हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं हैशटैग बना के, रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देखो जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसी की कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, राइट। आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है उतनी उसकी बॉन्ड क्या होता है, रिएक्टिविटी होती है। तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहां पर बॉन्ड लेंथ या हैलोजन एटम का साइज बात एक ही आती है। आप 10 तरह से बुक पढ़ेंगे, 10 तरह से आपको आंसर मिलते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपका दूसरे का एक टॉपिक कवर किया हैलोजन एसिड के साथ में। अब इसका दूसरा टॉपिक समझिए, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, मतलब पेंटालाइड के साथ बात करेंगे और ट्राइलाइड के साथ बात करेंगे, राइट। तो देखिए पेंटालाइड में बात करेंगे, कभी भी हम अगर अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं PCl5 के साथ में, तो देखिए हमारे पास एक तो RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड मिलता है, साथ में आपके पास में POCl3 मिलता है और साथ में HCl मिलता है, राइट। ये आप ध्यान रखना, पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन जब आप कराते हैं तो आपको कुछ इस तरह से एग्जांपल मिलते हैं। अब आप R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल, अगर मैं इसकी जगह इथेनॉल लेके चलता हूं 2 कार्बन का, तो अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बालकों यहाँ पर आपको इथेनॉल मिल जाता है, इथेनॉल सॉरी इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड मिल जाएगा और साथ में HCl मिल जाएगा, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर हम तीसरी भी बात करें, नेक्स्ट पर पेंटालाइड के बाद बात करें ट्राइलाइड पर। अगर एल्कोहल को मैं PCl3 के साथ अगर मैं रिएक्ट करा देता हूं, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, RCl एज ए बाय प्रोडक्ट सिमिलर मिलने वाला है और साथ में H3PO3 मिलने वाला है, राइट। H3PO3 मिलने वाला है, ठीक है। इसमें भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहां पर अगर हम 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें तो PCl3 के केस में आपको क्या मिलने वाला है, यहां 3 मोल लेके चलना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस के लिए, CH3 CH2 और Cl हो जाएगा और साथ में H3PO3 हो जाएगा बेटा। तो दूसरा भी आपको टॉपिक समझ में आ गया कि जब हम फास्फोरस पेंटालाइड या ट्राइलाइड के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड मिलता है। अब इसका तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो तीसरा, रिएक्शन विद SOCl2। थाइनोइल क्लोराइड बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका एक NCERT में रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज दिस मेथड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द एल्कालाइड। जब भी आपको एल्कालाइड बनाना पड़े तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो देखिए पहले मैं रिएक्शन बताता हूं कि व्हेनेवर एल्कोहल्स रिएक्ट विद SOCl2 थाइनोइल क्लोराइड, तो यहां पर आपको एल्काइल क्लोराइड मिलता है और साथ में HCl गैस मिलती है और साथ में SO2 भी गैस मिलती है, जो कि गैसियस प्रोडक्ट होने की वजह से एस्केप आउट हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। वी गॉट प्योर फॉर्म ऑफ एल्कालाइड। एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये हमारे पास इथेनॉल है, इसको यदि हम SOCl2 के साथ में रिएक्ट करा दें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा,
CH3 CH2 और Cl, मतलब एथाइल क्लोराइड मिलेगा। साथ में जो SO2 गैस होगी वो एस्केप आउट हो जाएगी और साथ में HCl जो गैस होगी वो भी एस्केप आउट हो जाएगी, मतलब रिएक्शन के दौरान निकल जाती है। तो वी गॉट ओनली प्योर एल्काइल क्लोराइड। तो ये प्योर फॉर्म में मिलने की वजह से हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। वीडियो को स्किप मत करिए, हर टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके सारे रिएक्शंस को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से कॉपी को मेंटेन करेंगे ताकि आप लोग को फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े रिवीजन की तो आप रिवाइज कर सकें आप बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकें। और इवन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको समस्या कहां आ रही है, मैं उनकी वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा। आपका फोबिया मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बस आप प्लीज कॉपी को मेंटेन करिए, अपना कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा मुझे बताएं समस्याएं, मैं आपकी हर समस्या पर वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा, राइट। जिससे आपको मैं केमिस्ट्री में रिगार्डिंग जो फोबिया रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो मैं फिनिश कर सकूं, राइट। तो चलिए तीसरे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, जो आखिरी प्रॉपर्टी है। बोर होने की जरूरत नहीं है, तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूं। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा आपकी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ, यहां पर हम लोग एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप, यहां पर हम पूरा का पूरा ये ग्रुप यूज करेंगे, यानी कि एल्काइल ग्रुप तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा साथ में, और CO बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। जब CO बॉन्ड क्लीवेज होगा तो OH ग्रुप का इस्तेमाल होगा, राइट। चलिए, इसमें जो आपका पहली प्रॉपर्टी आती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी आप समझो डिहाइड्रेशन, राइट। समझो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे बात कर रहा हूं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का निकलना। तो जब आप किसी भी एल्कोहल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, H3PO4, एनाइड ZnCl2, ये कई सारे आपके पास में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, Al2O3 भी होता है। तो जब आप रिएक्शन करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में तो आपको हमेशा ये हमारे रिएजेंट पे बात कर लेते हैं। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद कर लेना, नोट कर लेना कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं बेटा। इसमें आपका सबसे पहले H2SO4 कंसंट्रेट, Al2O3 होता है, ठीक है। साथ में आपका H3PO4 होता है, ठीक है। कई सारे आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, एनाइड्रस ZnCl2 भी होता है, ठीक। इनका आप नाम नोट कर लेना, कई सारे आपको रास्ते मिलते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा। चलिए, अब डिहाइड्रेटिंग में क्या होता है कि जब हम एल्कोहल को रिएक्ट करते हैं, व्हेनेवर अल्कोहल्स रिएक्ट विद 1 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहा हूं, रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर होना चाहिए 443 केल्विन का, राइट। और यहां पर डिहाइड्रेशन में आपको क्या करना है, बीटा एडिशन करना है। जिस कार्बन पे OH लगा हो वो अल्फा, अल्फा से जुड़ा होता है वो बीटा। क्या करेंगे आप, अल्फा से तो OH जाएगा और बीटा से H। तो देखो यहां से H गया, OH यहां से गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और साथ में आ जाएगा वाटर। तो देखो डिहाइड्रेशन हुआ ना, पानी का रिमूवल हुआ। देन दूसरे में हम 2 डिग्री एल्कोहल अगर लेके चले, तो 2 डिग्री अगर हम एल्कोहल लेके चलते हैं तो यहां पर आपको केवल 85% एल्कोहल लेके चलना पड़ेगा H2SO4, ज्यादा नहीं लेके चलना है, केवल 85% एल्कोहल लेके चलना है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो देखो अल्फा, बीटा, बीटा, तो यहां पे आपको मिलने वाला है CH3, किसी से भी हटा दो, दोनों बीटा एक जैसे हैं, राइट। ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। यहां पर भी एल्कीन मिल गया। अगर एल्कोहल में आपको 3 डिग्री दे रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, केवल 15% H2SO4 चाहिए, मतलब डाइल्यूट के समान होगा। और यहाँ पर 368 केल्विन के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर चाहिए, लगभग लगभग। तो बेटा यहाँ पे आपको कहीं भी अल्फा
कोई भी तीनों बीटा में से किसी से भी एक से बीटा में से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो यहाँ बेटा आपको फिर दोबारा से एल्कीन मिल जाता है, राइट, और साथ में वाटर। अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन इसमें एक सेटजेफ रूल जो काम में आता है बीटा एलिमिनेशन में, वो और समझ लो कि अगर आपके पास में यहाँ पर कोई भी 2 डिग्री एल्कोहल है और एक से ज्यादा बीटा पोजीशन आपके पास पॉसिबल हो जाती है, देखिए कंसंट्रेट H2SO4 लिखो यहाँ, ठीक है, और साथ में 3 केल्विन टेम्परेचर अगर आप रखते हैं तो देखो अल्फा बीटा और बीटा, देखिए एक से ज्यादा बीटा पोजीशन, लेकिन दोनों बीटा पोजीशन अलग अलग है। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे उस बीटा पोजीशन से आप रिमूव करेंगे। तो CH डबल बॉन्ड CH, देखो ये CH यहां से निकल गया OH, पड़ोसी CH निकाला, ये मिला आपको एल्कीन और साथ में मिला बेटा वाटर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैंने आपको डिहाइड्रेशन बताया, पानी का मॉलिक्यूल्स का रिमूवल बताया, राइट, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब आप इसे आराम से नोट करिएगा। और अब मैं इसका मैकेनिज्म पे बात करता हूँ। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि ये रिएक्शन आकर प्रोसीड कैसे कर रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रहा है, इसके बारे में कंप्लीट टू डिटेल में आपको नॉलेज देता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के लिए, आती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन दोनों आती है। तो देखो मैं मैकेनिज्म पे बात करने वाला हूं। मैकेनिज्म है यहाँ पर किसकी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन करने वाले हैं अल्कोहल का, कि एक्चुअली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन हमारे पास क्या है, CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल को आप रिएक्ट कराइए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में 4 केल्विन टेम्परेचर, आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर एल्कीन मिलने वाला। मैं इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं इस बारे में बेटा मैकेनिज्म पे बात करने वाला हूं, राइट। देखिए सिंस द रिएक्शन प्रोसीड इन द एसिडिक मीडियम, राइट, ये रिएक्शन जो होते हैं एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होते हैं, तो पहले स्टेप में होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, राइट। तो एल्कोहल का सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोनेशन, चूंकि एसिड है। तो देखिए यहां पर एल्कोहल जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एसिड का जो H+ होता है इसके साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद ये फास्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना के देता है कुछ इस तरह से। अभी जो डेफिशिएंसी हाइड्रोजन के पास थी, अब वो डेफिशिएंसी आ जाएगी कार्बन के पास, ये बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं बच्चों इसको। देन दूसरा स्टेप नंबर 2 में, अब ये प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। दूसरे में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है बेटा, जिसमें आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा बेटा। कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन हमने आपको पहले भी बता दी थी, CH2O और H, ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है बेटा, सेम कॉपी किया। देन यहां से ये बॉन्ड बेटा माइग्रेट करेगा इधर ही, चूंकि ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए उसे, तो ये यहां पर अपना बॉन्ड माइग्रेट कराने के बाद में CH2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साथ में H2O हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ये आपको कार्बोकेटाइन मिला, जिसके पास में एक पॉजिटिव साइन है और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तीसरा स्टेप बेटा हमारे पास जो अवेलेबल होगा, इसमें हम लोग क्या कराएंगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन लिखते हैं या तो, या फिर हम यहां पे लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, जो भी आपको अच्छा लगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए कंपाउंड स्टेबल नहीं है, जिसके पास डेफिशिएंसी है वो स्टेबल नहीं होता है। तो देखो CH2 ये कार्बन और ये CH3 था, मैंने इस तरह यहां पर क्या होगा, अब कार्बन के पास डेफिशिएंसी है, क्या होगा, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये अपना बॉन्ड माइग्रेट कराएगा, अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा।
क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, देखो सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन इसका, एक ही कम इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डेफिशिएंसी इनकी पूरी हो जाएगी और ये एल्कीन बना लेगा, और साथ में H+ आपको रिमूव करके मिल जाएगा। आप अगर रिएक्शन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप तीनों स्टेप को साइमल्टेनियसली ऐड कर लो, ठीक है। तो देखो आपका लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट में है, ये राइट में, कैंसिल हो गया बच्चा। जो आप रिएक्टेंट लेके चले थे अगर वही प्रोडक्ट की तरह अगर मिलता है तो हियर एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे जो H2SO4 होता है वो एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसे आप प्रूफ कर सकते हैं, और प्रूफ करने का यही सेम स्टेप होता है, राइट। अब देखिए ये वाला लेफ्ट से, ये वाला आपका राइट से, ठीक है। अब ये वाला लेफ्ट से, ये वाला पोर्शन राइट से, कैंसिल हो गया। अब देखो लेफ्ट में क्या बचता है, लेफ्ट में हमारे पास बचता है CH3 CH2 और OH यानी कि इथेनॉल, और साथ में क्या बचता है देखो यहाँ पर, ये आपका एल्कोहल हो गया। राइट में प्रोडक्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर एसिड कैटलिस्ट की तरह काम कर ही रहा है, यहाँ पे क्या बचता है देखो, एल्कीन बचता है CH2 और साथ में वाटर बचता है। तो देखो हम लोग का रिएक्शन बिल्कुल ठीक है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग एसिडिक मीडियम में काम करते हैं जस्ट लाइक एज ए कैटलिस्ट, राइट। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैकेनिज्म बताया। अभी तीसरे टॉपिक का मैंने एक टॉपिक ले लिया, इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आ गया होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने क्लियर किया है। अब इसके टॉपिक पे बात करते हैं, टॉपिक नंबर 2 पर। अभी हमारे पास 4 टॉपिक मूव करना है इसमें, तो देखिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सारे टॉपिक को प्रॉपर्ली नोट करके वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करो, उसके बाद मैं आगे टॉपिक नंबर 2 पे बात करने वाला हूँ, राइट। तो देखिए हमारे पास में टॉपिक नंबर 2 पे बात करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4। यहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन किया, इट इज आल्सो करेक्ट। अब मैं इथेनॉल के अलग अलग टेम्परेचर के साथ में अलग अलग आपको रिएक्शन बताने वाला हूँ कि कौन कौन से रिएक्शंस आपके अवेलेबल हैं, यहाँ पर वो रिएक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्या करने वाले हैं हम, सुनिएगा ध्यान से। तो टॉपिक नंबर 2 आप नोट डाउन कर सकते हैं बहुत आसानी से बच्चों। टॉपिक नंबर 2 है आपका बी, रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद इथेनॉल। यहां पर जो हम लोग बात करेंगे वो इथेनॉल के साथ केवल रिएक्शन पे बात करेंगे, राइट। अगर टेम्परेचर पहला एट 383 केल्विन टेम्परेचर हुआ तो जब भी आप अल्कोहल को, इथेनॉल को, केवल ये रिएक्शन वैलिड है इथेनॉल के लिए, यदि आप इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी तो निकलेगा 100% है, साथ में टेम्परेचर कितना 383 केल्विन, तो बच्चों यहाँ पर H2SO4 टूटता है H+ में और HSO4 नेगेटिव में, यहाँ से OH मिलेगा, तो ये मिलता है CH3 CH2 और HSO4, और प्लस एसिड कैसे टूटा, एसिड टूटता है H+ में। देखो मैं बता देता हूँ H2SO4 कैसे टूटेगा, यहाँ देखो 2 टाइम्स ऑफ H अलग हो जाएगा, लेकिन पहले ऐसे तोड़ो H+ प्लस HSO4 नेगेटिव। तो देखो H+ और OH कंबाइन करो, वाटर बना दो, इस HSO4 के साथ एल्काइल के साथ कंबाइन करो तो बाइसल्फेट बना दो। ये जो कंपाउंड मिला आपको वो मिला इथाइल बाइसल्फेट, इथाइल बाइसल्फेट, राइट। तो HSO4 जो बनते हैं वो बाइसल्फेट कंपाउंड बनते हैं। दूसरा, अगर मैं इसका डिस्टिलेशन करा दूं, यहां पर डिस्टिलेशन करा दें अगर हम अल्कोहल का अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो यहां पर रिड्यूस प्रेशर के साथ में जब भी आप लेके चलते हैं 2 मोल इथेनॉल लेके चलेंगे आप यहां पर, तो 2 मोल इथेनॉल को जब आप हीट करेंगे, रिड्यूस प्रेशर दिखाएंगे, साथ में कंसंट्रेट H2SO4 रहेगा ही रहेगा, तो बच्चों यहां पर आपको हीट करने पर रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिलेशन के दौरान आपको इथाइल सल्फेट मिलेगा, राइट। और देखिए 2 मोल है तो यहां से H2 निकल जाएगा बेटा, आपको सल्फेट मिलेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इथाइल सल्फेट जब भी आपको बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं यहां पर तीसरे प्रोसेस पर, एट
413 केल्विन टेम्परेचर, 413 अगर केल्विन टेम्परेचर है तो इसमें ईथर बना सकते हैं। तो देखिए whenever 2 moles of ethanol, यहाँ पर मैं दोनों मोलों को अलग अलग लिखने वाला हूँ ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। देखिए 2 मोल इथेनॉल को यदि आप रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में बच्चों, टेम्परेचर कितना 413 केल्विन, 413 केल्विन। तो देखो यहां से आप पानी ऐसे निकाल के दिखाओ, बाकी को ज्वाइन करा दो। देखो CH3 CH2 CH3 और CH2 कुछ इस तरह से, राइट। और ये ईथर बन गया, ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए बाय प्रोडक्ट मिल गया, राइट। तो ये इथेनॉल का रिएक्शन हो गया। इसमें हम बात करने वाले सी पर, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल पे बात करेंगे विद, ये C2H5OH पे बात करेंगे किसके साथ में, एक नया रिएजेंट हम लोग लेके चलने वाले हैं Al2O3, राइट। तो देखिए ये भी केवल इथेनॉल के लिए वैलिड है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, Al2O3 के साथ में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में 633 केल्विन, ध्यान देना 633 केल्विन। तो बेटा यहाँ पे डिहाइड्रेट होके हमें एल्कीन मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अच्छा एक और रिएक्शन इसकी आती है सिमिलर वे में, अगर H2SO4 नहीं है तब हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम रिएक्शन जो अभी हमने आपको लिखी है यही रिएक्शन मैं दोबारा से लिख के दिखा रहा हूं। देखो बेटा केवल यहाँ पर आपको Al2O3 मिलने वाला है 633 टेम्परेचर की जगह 513 से लेके 523 केल्विन आप टेम्परेचर दिखा सकते हैं। यहां से सेम वाटर मॉलिक्यूल्स को आप अलग करिए, आपको ईथर मिलता है, राइट। CH3 CH2 CH3 CH2 दोनों ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दो और एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकाल दो, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर, ये आपका जो इससे पहले डिहाइड्रेशन बताया था, जब भी ये डिजिट टेम्परेचर में सेम आ रहा है 633 तो एल्कीन बनना है, वहां पे आया था 433 433, वहां भी डिजिट सेम है। तो 433 हो या 633 हो, इनमें आपको हमेशा एल्कीन मिलेगा। 513 से लेके 523 में आपको हमेशा ईथर मिलेगा, वहां पे क्या है 413 केल्विन पे ईथर मिलता है। तो रिएजेंट अलग है, प्रोडक्ट सिमिलर है, राइट। अब ये तीसरी रिएक्शन हो गई आपकी। अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन बात करने वाला हूं। चौथा टॉपिक है आपका जिसमें आपसे मैं बात करूंगा डी पर, ऑक्सीडेशन, राइट। टॉपिक क्या आपका बच्चों, ऑक्सीडेशन, जो कि जनरली पूछा जाता है और आप लोग सीखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे सीखते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप सबको मालूम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम किसी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपाउंड को यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री होता है, K2Cr2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, PCC पैराडिनियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन के दौरान आपका एक तो OH बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक CH बॉन्ड क्लीवेज। ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन दोनों के दौरान OH बॉन्ड या फिर CH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बन जाता है, ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है और साथ में H2 अलग होता है, राइट। तो ये है बेसिक फंडामेंटल, जिससे आप मैकेनिज्म भी बता सकते हैं ऑक्सीडेशन के दौरान। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन पर 1 डिग्री अल्कोहल। तो whenever 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, तो देखिए CH3 CH2OH ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, इज ऑक्सीडाइज विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2 एसिडिफाइड मीडियम में। तो एक तो आप OH बॉन्ड को क्लीवेज करिए और एक CH बॉन्ड को, क्या मिलेगा देखो CH3, यहाँ पे केवल ये रह जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ रह जाएगा एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे लिख सकते हैं आप आराम से, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड ओनली, ठीक। और एल्डिहाइड चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर जब ऑक्सीडाइज होता है सिमिलर वे में तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके इनपुट के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसके बाद में 2 डिग्री अल्कोहल पे बात करते हैं। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हम लेके चले
तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट, कीटोन K2Cr2O7, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, एक तो OH बॉन्ड क्लीवेज और एक CH बॉन्ड क्लीवेज, राइट। क्या मिलेगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बच्चों कीटोन दिया आपका। यहां पर क्या हुआ, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, राइट। क्या मिला, कीटोन। कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, जब आप कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप किसी एक के साथ आप रख सकते हैं, तो CH3CO के साथ आपने रखा, जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है इससे एक हाइड्रोजन निकालो, वो हाइड्रोजन आप यहाँ पे रख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से एक ऑक्सीजन आप ऐड कर दो, तो मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस यहाँ पे क्या बचा, CH2, 3 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन के सहारे हमने ऑक्सीडेशन का सहारा लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराया, तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड, एक कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, मीथेनोइक एसिड कभी स्टेबल नहीं होता है, वो आपको हमेशा CO2 और H2O में मिल जाएगा, राइट। तो ऑलवेज कीप इन माइंड। अब आगे चलते हैं, तीसरा जो हमारा है वो 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में आप ऑक्सीडाइज करते हैं, एक कार्बन कम करके आपको कीटोन मिलता है और कीटोन के बाद सेम रिएक्शन मिलता है। तो देखिए मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको अल्कोहल का 3 डिग्री लेके चल रहा हूं। जब आप इसे ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन का सिंबल आप ऐसे बना सकते हैं सिंपली O करके, तो K2Cr2O7 के अलावा आप KMnO4 भी ले सकते हैं, राइट, एसिडिफाई केस में। अब देखिए यहां पर एक कार्बन कम हो जाएगा, ऑलरेडी ये कीटोन बना लेगा, एक कार्बन कम करके 3 डिग्री के अल्कोहल में एक कार्बन कम हो जाता है, पहले स्टेप में कीटोन बनाया गया, और कीटोन का फर्दर जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिमिलर रिएक्शन जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वो आप सेम बता सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं आ रहा वो समझाएं। यहाँ से सपोज मैंने ये अल्काइल ग्रुप हटा दिया, इसका एक हाइड्रोजन मांगो वो यहाँ ऐड करो इसके साथ, तो CH3CHO दिखेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से आपको एक ऑक्सीजन भी ऐड करना पड़ेगा। साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2, 2 हाइड्रोजन बचे, तो इसको ऐसे लिखो H ऑक्सीडेशन, 2 हाइड्रोजन के साथ बेटा एक कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर आप इसे ऑक्सीडाइज करो तो आपको ऑक्सीडाइज करने पर CO2 और H2O मिलता है बालकों। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ और रिएक्शंस में मैं बात करने वाला हूं, जैसे PCC, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि PCC का मतलब होता है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये 3 चीजों का मिक्सचर होता है, पायरिडीन C5H5N प्लस HCl और प्लस CrO3, ये इन चीजों का मिक्सचर होता है बच्चों। अब PCC एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कभी भी मल्टीपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, जैसे यहां देखो CH, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना हमेशा। तो ये है सपोज हमारे पास अल्कोहल, जब भी आप इस अल्कोहल को PCC के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं तो यहां से OH और यहां से CH बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड अफेक्टेड नहीं होगा, राइट। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CHO प्लस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनेगा, वाटर। तो PCC उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मल्टीपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अभी मैंने कीटोन की जो बात की थी, अनसिमेट्रिक कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे आपका ये वाला अल्कोहल है 2 डिग्री का जो कि अनसिमेट्रिक है, आप इसे ऑक्सीडाइज करिए, KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो देखिए एक तो OH बॉन्ड क्लीवेज जाएगा, एक CH बॉन्ड क्लीवेज जाएगा, तो देखो क्या मिलेगा, CH3CO डबल बॉन्ड, इधर लिखेंगे आप लोग CH2 और CH3, राइट, कीटोन मिल गया। अब यहाँ पे आप देखिए कीटोन में अनसिमेट्रिक कार्बन है, लेफ्ट और राइट में दोनों में कार्बन अलग अलग हैं। आप फर्दर जब इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेटा ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप ये उसके साथ जाएगा जिसके पास कार्बन के नंबर कम होने वाले हैं। तो देखिए ये कार्बन के नंबर आपके लेफ्ट में सिर्फ 1 है और राइट में 2 है, तो कार्बोनिल ग्रुप हमेशा उसके साथ रहता है
जिसमें कार्बन के नंबर एल्काइल ग्रुप में कम होते हैं, राइट। तो देखिए क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको, इसको आप प्रोडक्ट बनाइए CH3CO। देखो CH3CO मिला, पड़ोसी से हाइड्रोजन मांगो और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, प्लस ये क्या बना CH3CH, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या रह गया CH3, 2 ऑक्सीजन आप ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें इंट्रोड्यूस करो, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसी का, जो कि सिमिलर है, जस्ट सिमिलर है ऑक्सीडेशन के, पहले दूसरे प्रोडक्ट सेम मिलते हैं, केवल तीसरा प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो 5 मिनट और लेने वाला हूं आपका टॉपिक फिनिश करने से पहले। तो चौथा टॉपिक मैंने आपको फिनिश कर दिया बेटा, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे बच्चों डिहाइड्रोजनेशन पर। इनके नोट्स की शॉर्ट ट्रिक और बना लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो देखिए यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डिहाइड्रोजनेशन। तो बच्चों देखो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2, राइट, रिमूवल ऑफ H2, हाइड्रोजन का रिमूवल कॉपर के साथ 575 केल्विन पर। देखिए तो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को लेके चलते हैं, ध्यान देना 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करते हैं कॉपर के साथ में, कॉपर 575 केल्विन टेम्परेचर के साथ में, एक तो OH बॉन्ड क्लीवेज जाएगा, एक CH बॉन्ड क्लीवेज जाएगा, तो CH3CHO देखो एल्डिहाइड बनता है, साथ में H2 मिलता है, केवल H2O नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ H2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसलिए डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ऐसे ही ये 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया आपको, 1 डिग्री अल्कोहल से मिलता है एल्डिहाइड, जो कि आप देख सकते हैं आपको राइट हैंड साइड में लिखे हुए प्रोडक्ट से सिमिलर है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। सिमिलर वे में आपको यहाँ पर 2 डिग्री अगर अल्कोहल आ जाता है तो बालकों 2 डिग्री अल्कोहल आपको सेम वे में 575 केल्विन के साथ में क्या मिलेगा आपको, OH बॉन्ड और CH बॉन्ड क्लीवेज, तो कीटोन मिल जाएगा बालकों। 2 प्रोडक्ट तो सेम हो गए, साथ में H2 निकल गया। लो भाई ये मिला 2 डिग्री अल्कोहल और साथ में बेटा ये मिला कीटोन, लेकिन तीसरा अंतर आता है, ये तो सेम है, तीसरे वाले प्रोडक्ट का अंतर आता है 3 डिग्री का। जब भी आप अल्कोहल लेके चलोगे 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री के अल्कोहल में आपको कॉपर के साथ में 575 केल्विन पर बीटा एलिमिनेशन दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर एल्कीन मिलता है, राइट, आपको एल्कीन मिलता है। तो देखिए ये लास्ट रिएक्शन था आपका जहां पर आपको एल्कीन मिलता है, ध्यान देना यही अंतर है ऑक्सीडेशन में और डिहाइड्रेशन में, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको उम्मीद करता हूँ सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। मैंने आज आपको 3 प्रॉपर्टी क्लियर की अल्कोहल की। अगली वीडियो में लेके आने वाला हूँ फिनॉल की प्रॉपर्टीज पर। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत लगती है, आपके शेयर, आपके लाइक, आपके कमेंट हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप भर भर के लाइक और शेयर करते रहिए प्लीज, ताकि हम आपके साथ एनर्जेटिकली नई वीडियो लेकर आए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्निक का फोबिया आप भी जानते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं आपका ऑर्निक का फोबिया नहीं रहने दूंगा, बस कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो तब तक बाय बाय एवरीवन।